मुस्तैद और बढ़िया पकड़ आप बाजार पर रखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को खासी पैनी नज़र से ट्रैक करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था साथ ही साथ भारतीय बाजारों पर आपकी जो पकड़ है वो देखते ही बनती है। बग्गा साहब, शुभ प्रभात, शुभ दिन और नए साल की शुभकामनाएं आपको। स्वागत है आपका CNBC आवाज में। नमस्कार शैल जी। नमस्कार। बताइए बग्गा साहब, ये जो छठा तेजी की और हरियाली आपके सामने भारतीय बाजारों में बिखरी हुई है, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और क्या रणनीति सेट कर रहे हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? कि देखिए शैल जी, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं इस साल के लिए। एक है कि सेंट्रल बैंक्स आधे टाइटन कर रहे हैं और कुछ अभी भी वहीं पे खड़े हैं और कुछ रिवर्सल हो रहा है। आज सवेरे जो सबसे बड़ी अहम बात रही कि चाइना का जीडीपी अनुमान के नीचे आया 2021 का, स्पेशली दिसंबर के क्वार्टर का जीडीपी अनुमान से काफी नीचे आया। रिटेल सेल्स में प्रॉब्लम है चाइना में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी थी। पिछले हफ्ते देखें तो उनके एक्सपोर्ट्स बहुत तगड़े रहे, उनका ट्रेड बैलेंस लाइफ टाइम हाई पे आया, $640 बिलियन से ज्यादा। तो चाइनीज सेंट्रल बैंक ने आज रेट कट किया है, पॉलिसी रेट कट 10 बेसिस पॉइंट, 2 अवधियों के लोन्स के लिए उन्होंने रेट कट किया। तो चाइना का रिवर्सल है, जबकि फेड टाइटनिंग की तरफ अग्रसर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड टाइटन कर रहा है, बट ECB कह रहा है 2023 तक हमें नहीं दिखता ज्यादा गुंजाइश रेट बढ़ाने की। इसमें अब भारत कहाँ पे पोजीशनड है? भारत एक बड़ी इकोनॉमी रहेगी जो सबसे स्ट्रांगली ग्रो करेगा इस साल। तो इस साल हमें उम्मीद है 7% से ज्यादा ग्रोथ की कैलेंडर ईयर 2022 में। क्या सेक्टर चलेंगे? हमें लगता है डोमेस्टिक साइक्लिकल्स ये सबसे अच्छी जगह रहेगी, उसमें बैंकिंग सबसे ऊपर, साथ में फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल। 4-5 साल के स्लो डाउन के बाद हमें लगता है इस साल का टर्न अराउंड लग रहा है ऑटोमोबाइल में, और वो कुछ ग्रीन शूट्स आते दिख रहे हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियल जिन्होंने बहुत दमदार प्रदर्शन किया एक साल, वो फिर से करेंगे। मटेरियल्स कंटिन्यूड रखेंगे, चाहे मेटल्स में थोड़ी नमी आई चाइना के स्लो डाउन के चलते, बट हमारा ये बेसिक सोच है कि बीजिंग ओलंपिक्स के बाद अब एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज चाइना से देखेंगे। रियल एस्टेट चाइना का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, उसी के स्लो डाउन के कारण हमने देखा है कि मेटल्स गिरे हैं। और रियल एस्टेट में क्या होगा शैल जी, कि उसकी सरकारी कंपनियां निजी रियल एस्टेट कंपनियों को टेक ओवर करेंगे और वो सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। ये हमारा बेसिक थीसिस है। तो ये दशक है मटेरियल्स का, मटेरियल से नहीं निकलना, उसमें बने रहना है। साइक्लिकल जरूर रहता है और साइकिल्स के बीच में साइकिल आती है, बट हमें लगता है कि 3-4 साल 5 साल के नजरिए से एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो और साथ में फेरस हो, ये अच्छा करना चाहिए। साथ में सीमेंट, रियल एस्टेट। तो डोमेस्टिक साइक्लिकल सबसे दमदार सेक्टर्स इस साल के लग रहे हैं शैल जी। बग्गा साहब, अभी अपने अगर आप देखें जो सेक्टर्स जो आपने पिक किए उसमें ऑटो का जिक्र किया। अब ऑटो में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लीजिए, आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को लीजिए। ये जो 2 व्हीलर के 2-3 स्टॉक्स थे, लाइक TVS को अगर मैं छोड़ दूं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनको बाजार में अगर आप देखें बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो अवॉइड किया, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में थे। फिर हमारे पास ऑटो एंसिलरी स्पेस है और इन कंपनियों में भी आप सबका झुकाव एक तरफ देख सकते हैं, EV की तरफ। ऑटो में आप किस तरफ के बायर होंगे? एग्जैक्टली क्या पिक करेंगे ऑटो में आप? ओवरऑल सेक्टर का टर्न अराउंड है 5-6 साल की गिरावट के बाद। अगर आप 2 व्हीलर में देखें 2016 में जो नंबर आए वो अभी तक नहीं आए लौट के। तो ये पैंडेमिक से पहले ही स्लो डाउन था 2 व्हीलर्स में, और मोस्ट आ रहा था बिकॉज ऑफ रूरल ऑफटेक नहीं है जिस तरह से आना चाहिए था। 3 व्हीलर काफी छोटा सेगमेंट है, बट 3 व्हीलर में भी ये दिख रहा था कि काफी वहां पे स्लो डाउन है। कमर्शियल व्हीकल की नॉर्मल साइकिल जो होती है उससे कहीं लंबी ये साइकिल हो गई, 8-9 साल की साइकिल हो गई, और अब फाइनली लग रहा है
कि कंसोलिडेशन है, फॉर्मलाइजेशन है और छोटे प्लेयर्स स्क्वीज आउट हो रहे हैं और बड़ी कंपनियां, स्पेशली लॉजिस्टिक्स की कंपनियां टेक ओवर करेंगी ये कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र को भी, तो वहां पे भी हमें लगता है कि ऑर्डर्स आएंगे। तो ओवरऑल ट्रैक्टर्स ज्यादातर हो चुका है, ट्रैक्टर्स हम अभी नहीं देख रहे। पैसेंजर व्हीकल्स डिमांड है, सप्लाई नहीं कर पा रहे सेमीकंडक्टर्स के कारण। वो जब और 2 तिमाही में सेमीकंडक्टर्स की किल्लत कम होगी, आप देखेंगे पैसेंजर व्हीकल टेक ऑफ करेगा। 2 व्हीलर की 2 स्टोरीज हैं। एक तो ईवी में दोनों या तीनों ही बड़े प्लेयर्स ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्चेस भी आएंगे उनके, वो एक लेग अप देगा। और दूसरा रहेगा कि रूरल डिमांड लौटनी, उसका दारोमदार बहुत रहेगा। बजट क्या करता है, बजट क्या एग्रीकल्चरल क्रेडिट या कुछ एमएसपी या फिर कुछ और पैसा डालना रूरल सेगमेंट में, अगर वो बात होती है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ कुछ रुझान होता है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो आप देख सकते हैं रूरल सेक्टर माइग्रेशन इकोनॉमी के चलते फिर उछलेगा और उसमें फिर 2 व्हीलर्स आते हैं। ऑटो एंसिलरी अक्रॉस द बोर्ड हमें लगता है प्रदर्शन करेंगे। वो ओईएम स्पेस की डिमांड पे ही निर्भर है, तो पहले ओईएम आता है फिर ऑटो एंसिलरी रैली टेक ऑफ करेगा। जो सर्विसिंग पार्ट है वो तो चल ही रहा है और साथ में ईवी तो बहुत बड़ा स्पेस है। ईवी जैसे हमने देखा है डिजिटल या प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, उसी की तरह ईवी भी आगे भागेगा, फिर एक थोड़ा ठहराव आएगा। बट हम ज्यादातर आप देखिए बाहर जैसे फोर्ड कंपनी पहली बारी अपने 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में 100 बिलियन का एक आंकड़ा छू गई मार्केट कैप, पहली बारी जिंदगी में। तो फोर्ड का ट्रक आ रहा है इलेक्ट्रिक, उससे काफी मार्केट हर्षित है। तो ईवी का तो स्पेस रहेगा और पूरा ईवी का इकोसिस्टम, बैटरी हो, चार्जिंग स्टेशंस हो और ईवी के एंसिलरी बनाने वाले हो और ओईएम हो ईवी में, ये सब अच्छा करेंगे। बट अभी बहुत जल्दी दिन है और वैल्यूएशंस बहुत हाई रहेंगे, तो हम अभी इसको नहीं टच करेंगे, इसको देखभाल के करेंगे। बट जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, आइस वाले जो प्लेयर्स हैं, वो भी कंटिन्यू करेंगे अच्छा करना। इस साल का डोमेस्टिक साइक्लिकल थीम है और उसमें ऑटो दमदार थीम है हमारे लिए। बिल्कुल। बगा साहब, कुछ ही समय में हमारे साथ HCL टेक के बोर्ड रूम में CFO प्रतीक अग्रवाल साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। मैं जरा आपसे टिप्पणी जानना चाह रहा था। आपने हम लोगों से ज्यादा बाजार देखा और हम लोग शायद एक ऐसे पायदान पर बैठे हुए हैं जब एक नया सूर्य उदयमान होता हुआ दिख रहा है भारतीय IT क्षेत्र पर। क्या रणनीति अगले 2-3 साल में, कुछ स्टॉक्स जो आपने जोड़े हो मिड कैप में या लार्ज कैप में अपने पोर्टफोलियो में, IT का जिक्र कीजिए। जी शैल जी, IT में बने रहना है। उसमें 5-6 ट्रिगर हैं हमारी कंपनीज के लिए। एक तो है कि दुनिया भर में हर कंपनी को फोर्सफुली डिजिटाइजेशन करनी है। जो अगले 10 साल में करना था वो अभी मजबूरन 1 साल 2 साल में करना पड़ रहा है। तो डिमांड बहुत जबरदस्त है, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी उससे क्या हो रहा है, ये ग्रेट रेजिग्नेशन वेव जो चली है, लोग पसंद कर रहे हैं घर से काम करना और चॉइस ज्यादा मिल रहा है, तो सैलरीज बढ़े हैं, मार्जिन्स पे हमने प्रेशर देखा है। वो बेस इफेक्ट वर्कआउट हो जाएगा अगले 6 महीने में। बट ओवरऑल जो डिमांड है डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज, तो काफी कंपनियां लगभग नियरली आप कहिए सभी कंपनियां जो बड़े साइज की हैं वो क्लाउड बेस्ड अब ट्राई करेंगी। तो अगर आप IT सर्विसेज में बने रहे वो अच्छा रहेगा। उसमें लार्ज कैप जो 5-6 कंपनियां हैं वो तो अच्छा करेंगी ही, बट मिड कैप में भी उभर के आ रही हैं। यही देखना है वैल्यूएशन, क्योंकि काफी कंपनियां पिछले साल में बहुत आगे निकल गई। तो ठीक है, हम प्रीमियम देते हैं मिड कैप में वैल्यूएशन पे, बट इतना भी ना हो कि डबल हो वो लार्ज कैप का। तो वैल्यूएशन जरूर देखिए। मिड कैप में कुछ नो गो जोन में पहुंच गई हैं कंपनियां क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया था, वो अभी कंसोलिडेट करेंगे शैल जी, वो उसके अर्निंग्स आएंगे और फिर कैचअप होगा। इस साल वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं है, आपका पी एक्सपेंशन नहीं है, उसमें अर्निंग्स एक्सपेंशन आएगा, पी वहीं पे रहेगा। तो एक
तरीका अच्छा है टेक्नोलॉजी का कि उसके पीई को जरूर देखिए, जो बहुत हाई है, आउटलायर्स है, उनको मत टच करिए, क्योंकि जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगी उसमें एक्सपेंशन नहीं आएगा। ये साल कैचअप का साल है अर्निंग्स के लिए। बगा साहब, ऐसे आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। आपको 2-3 नाम हम लोगों के साथ शेयर करने हैं आईटी स्पेस में। चाहे आप ये कहें कि भाई बाय जोन अभी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर करेक्शंस की तरफ ध्यान दीजिए और इनको पोर्टफोलियो में जोड़िए अगर आपको 10-15% सस्ते मिले तो। निशाल जी, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में बोलता नहीं हूँ, कंप्लायंस के विवशता है। जी 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 जी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, आज बग्गा साहब ने कमाल की बात कही है कि पीई कांस्टेंट रहेगा और अर्निंग्स कैचअप करेंगे। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। थोड़ा किताब विताब आप अलट पलट करेंगे तो बग्गा साहब का जो डेप्थ है स्टेटमेंट में वो समझ आएगा। अजय जी, और कहाँ आप निशाना साध रहे हैं सन 2022 के लिए लॉन्ग साइड पर? देखिए, अब काफी कुछ रहेगा बजट पे शैल जी, और मुझे लगता है कि इस साल का बजट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वैसे तो ज्यादातर अब रिफॉर्म्स बजट के बाद भी हो जाते हैं, तो बजट इतनी महत्वपूर्णता नहीं रही है, बट ये एक पड़ाव है कि आपको 2024 की तैयारी करनी है, तो अभी काम करना पड़ेगा। टैक्स कट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स कट आप चाहते हैं, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो वो अभी नहीं करना चाहेंगे, बोलेंगे फिर 2024 फरवरी में लोग कहेंगे हमारे लिए क्या किया, तो वो मिडिल क्लास का टैक्स कट तब के लिए रोका जाएगा। बट 4-5 चीजें हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अब एग्जॉस्टेड है, वो तो उल्टा टर्न अराउंड कर रहा है। हमारा देश भी, कोरिया वगैरह ने 3 रेट हाइक कर दिए, मेक्सिको ने कर दिए, मेक्सिको ने किया और रिसेशन में चला गया। हमारे शक्तिकांत दास साहब अमंग द बेस्ट सेंट्रल बैंकर्स हैं, मुझे नहीं लगता वो जल्दी करेंगे, बट रुझान तो टाइटनिंग की तरफ है। लिक्विडिटी तो वो निकाल रहे हैं मार्केट से, क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो इस सब माहौल में आपके पास फिस्कल स्पेस में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो की सेगमेंट्स हैं उनको आप पंप अप अभी करिए, ताकि 2024 तक वो पीक करें और आपको वोट मिल जाए। तो ये मैं कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एटलीस्ट डायरेक्शनली, कि रूरल में वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की तरफ क्या करते हैं, क्या और स्कीम्स लाई जाती हैं रूरल इकोनॉमी में पैसा डालने की। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा चीज हुआ है, ये पीएलआई करके उसको तेजी से बढ़ाना है। अब जैसे अप्रैल का पीएलआई दिसंबर में आया या सेमीकंडक्टर का आया, उस सब को बहुत तेजी से लॉन्च करना है कि कुछ असर आते आते दिख जाए 2024 तक। तो फिस्कल स्टिमुलस जो मुझे लगता है 6.3 के करीब रखेंगे, इतना कटौती नहीं होगी, क्योंकि अभी इकोनॉमी को सहारे की जरूरत है। दूसरा, जो क्षेत्र पिछड़ गए, स्पेशली रूरल में एग्रीगेट डिमांड आपकी बहुत बिगड़ी है और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरा है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो उसमें क्या स्कीम्स लाई जा सकते हैं, मनरेगा में और पैसा डाला जाए। तीसरा, जो माइग्रेंट इकोनॉमी डिरेल हुई है, आप देख रहे हैं माइग्रेंट रेमिटेंसेस कम हुए हैं, माइग्रेंट शैल जी काफी लोग वापस गए और लौटे नहीं, तो उससे हम देख रहे हैं कि लेबर की भी प्रॉब्लम है और लेबर को जॉब्स चाहिए और कंपनियों को लेबर नहीं मिल रहा। बट इन दोनों के बीच में एक संधि नहीं हो रही कि भाई जिनको चाहिए लेबर उनको मिल जाए, लोग गांव में ही बैठे हुए हैं। तो माइग्रेंट इकोनॉमी की तरफ क्या किया जाता है, ये बहुत जरूरी रहेगा। और बाकी जो नॉर्मल डायरेक्शनल व्यूज रहते हैं, क्रिप्टो पे हमें उम्मीद है कि क्लैरिटी दी जाए, ताकि हम पीछे ना छूट जाएं क्रिप्टो पूरे एनवायरनमेंट के। तो कुछ क्लैरिटी दी जाए कि इस तरह से टैक्सेशन होगी और इस तरह से भारतीय उसमें लीगली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पड़ाव रहेंगे, मुझे लगता है। हो सकता है सब कुछ बजट में ना हो, काफी कुछ अगले 6 महीने में करना पड़ेगा, बट टाइम जाता जा रहा है। 2022 का मध्य आ गया और आपके पास 2 साल का टाइम है। अभी आप पंप करेंगे तो वो निकलेगा उसका नतीजा 2024 में टाइम के लिए। तो ये मेरी रीडिंग है बजट की। अजय जी, आपने एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को देखा होगा, और आज से अगर आप देखें, कुछ रोज पहले जब आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि भाई मार्च 2020 से लेकर जो सितंबर 2021 का पीरियड है, इसमें बैंकों की अगर आप देखें जो एसेट क्वालिटी है उसमें एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया। एक टफेस्ट अगर आप देखें एक टाइम था बैंकों के लिए, पर जिस प्रकार के नंबर्स एचडीएफसी ने दिए, इस लीडर ने,
और इसी स्पेस में आप देखें एक आपका बैंक वो भी है जिसकी स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस है। बहुत सारे बैंक्स अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी मिल रहे हैं, कुछ अपने अगर आप देखें बड़े एवरेजेस के आसपास मिल रहे हैं, बेस के आसपास मिल रहे हैं। सर, बैंक्स में आपका कितना कन्विक्शन है, स्पेशली वो जो क्रीमी लेयर है प्राइवेट बैंक्स की, 2-3 बैंकों की, उस पर? बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है वीरेन जी। एंड प्रॉब्लम ये रही है कि एफआईज की जो सेलिंग है, एफआईज क्योंकि 30% हमारा मार्केट बैंक्स है और सबसे आसान रहता है प्राइवेट बैंक को बेच के निकल जाना, तो ये एफआई की सेलिंग के कारण पिछले साल हमने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस बैंक्स का। बट जब इकोनॉमी उठती है पहले आपके बैंक्स उठेंगे, लीडिंग बैंक्स रहेंगे, इंडस्ट्रियल्स कैपेक्स वाली कंपनियां ऑलरेडी हमें दे चुकी हैं, पिछले साल मेटल्स दे चुके हैं, ये सब इकट्ठे उठेंगे जब ये डोमेस्टिक साइक्लिकल अपटर्न आता है। 2019 में हम तैयार थे इसके लिए, अंत आते आते वो कोविड के कारण 2 साल का अंतराल आ गया। उस अंतराल के बाद अब ये मुड़ रहा है। कैपेक्स लगभग 12 से 13 साल के बाद कैपेक्स की साइकिल आ रही है, तो ये 2003 का मार्केट मुझे लग रहा है, और वहां से आप देखिए 3000 का मार्केट 21,000 गया था। तो इस तरह का मुझे लगता है अगले 5, 6, 7 साल ये इस तरह का इकोनॉमिक टर्न आ रहा है भारत में। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बैंक्स का इतना एक्सपेंशन होना है इनके स्केल का कि आप कुछ भी बैंक पकड़ लीजिए, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर का भी ETF या कुछ पकड़ के बैठ जाइए। हाँ, 2-3 साल के लिए होल्ड करना है। ये साल तो बहुत अच्छा रहेगा बैंक्स के लिए क्योंकि इकोनॉमिक उछाल है और भारत सबसे तेज ग्रोथ आएगी। और जब ये एफआईज का टर्न आता है, जब हमारे रेट, माफ कीजिए बगा साहब, हमारे साथ जरा प्रतीक अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, आप हैं CFO HCL टेक्नोलॉजीज के, जरा थोड़ी वार्तालाप इन नतीजों पर कर लेते हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। यहाँ पर बड़ी बढ़िया तिमाही रही आपकी, डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी में आपने बहुत ही मजबूत आंकड़े पेश किए हैं। बताइए इतनी जबरदस्त ग्रोथ को कौन कौन से सेक्टर्स लीड करते हुए दिखे?